नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्पलेस पर। तो दोस्तों आज हमारा ये 13 लेक्चर रहेगा। 13वां लेक्चर आज ये रहेगा हमारा एनसीईआरटी जो जनरल साइंस के 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट कर की है, उसका आज ये 13वां दिन है। आप सभी का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो ध्वनि तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। किन तरंगों को? ध्वनि तरंगों को। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन द्वारा। किसके द्वारा? आयाम मॉड्यूलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो मानव कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है, ध्वनि की बढ़ती हुई तीव्रता के प्रति कान की प्रतिक्रिया लगभग लघुगणकीय यानी कि लोगरिथमीय होती है। ऑप्शन सी है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक ही माध्यम में चलती है तो उस माध्यम के किसी अवयव का विस्थापन उस प्रत्येक तरंग द्वारा हुए विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होता है। या ऑप्शन डी है, अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यमों ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो ये कथन जो है ना वो सही नहीं है। मानव कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती, ये सही नहीं है। ध्वनि की आवृत्ति के साथ बदलती है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राश्रव्य तरंगें कहलाती है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको पिछले लेक्चर में बताया था 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि प्राश्रव्य तरंगें कहलाती है, ये गलत है। क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें होती है ना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें होती है वो तरंगें कहलाती है प्राश्रव्य तरंगें। अगर यहाँ पे लिखा होता 20 kHz तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होता कि 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि तरंगें प्राश्रव्य तरंगें कहलाती है, ये ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पर सही नहीं है, पूछा गया है तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें प्राश्रव्य तरंगें कहलाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। एक्स किरण के एक फोटोन की ऊर्जा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दृश्य विकिरण वाले एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। निर्वात में दोनों फोटोनों की चाल भिन्न है। नेक्स्ट, एक ज्यावक्रिय अनुप्रस्थ तरंग किसी रज्जु पर गमन कर रही है, रज्जु पर कोई बिंदु किस गति में है? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तरंग की कोणीय आवृत्ति के समान कोणीय आवृत्ति वाली एसएचएम यानी कि सरल आवर्त गति में होगा। निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? तो सी यानी कि गामा किरणों की जो है वो उच्चतम ऊर्जा होती है। 2 एक समान पियानो के तारों की मूल आकृति समान है, आवृत्ति समान है। जब उन्हें एक समान तनाव में रखा जाता है, यदि दोनों तारों में से एक के तनाव को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और दोनों तारों को एक साथ कंपित किया जाए तो क्या होगा? तो विस्पंद होगा। क्या होगा? विस्पंद होगा। सिगरेट से निकले धूम्र का समतल कॉलम एक लघु दूरी तक उठने के बाद एक नियमित, अनियमित और यादृच्छिक प्रतिरूप में टूट जाता है। उसी प्रकार बहते हुए द्रव की एक धारा एक बाधा को पार करने के बाद भंवरों और बर्मीलों में टूट जाती है, जो बहाव दिशा के अनुप्रस्थ अनियमित वेग घटक प्रदान करती है। अन्य उदाहरणों में चलायमान पोत के द्वारा जल में छूटी अनुतरंगे, सीटी बजाने से और वायु यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे, ये उदाहरण किसके परिणाम होते हैं? तो ये होते हैं वायु का प्रक्षुब्ध प्रवाह के उदाहरण होते हैं। यू ट्यूब में दोलायमान द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार होती है?
तो सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होती है दोस्तों, डिपेंड होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी यानी कि ऑसिलोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है? तो ध्वनि तरंगों को, ध्वनि के द्वारा जो तरंगें उत्पन्न होती है उनको दोलनदर्शी यानी कि ऑसिलोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। एक्स किरणें कैसे होती है? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित, परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती। विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत क्षेत्र दोनों द्वारा विक्षेपित होती है। और ऑप्शन डी है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती। एक्स किरणों के बारे में पूछा गया है कि एक्स किरणें जो होती है वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती। ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस वर्किंग प्रिंसिपल जो है रेडिएटर का, शीतलन तंत्र का, वो क्या होता है? केवल संवहन। विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना, ई-लिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो ई-लिसा परियोजना का प्रयोजन है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। या ऑप्शन 3 है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? केवल 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण। मैले कपड़ों की साबुन और अपमार्जकों से सफाई एक प्रकार के अणुओं के जिन्हें पृष्ठ संक्रियक कहते हैं कारण होती है, जो साबुन और अपमार्जकों में विद्यमान होते हैं। पृष्ठ संक्रियक अणु मेल को किस प्रकार हटाते हैं? तो ये वे अपने कुछ पुंज बना लेते हैं और मेल को पुंजों के क्रोड में ले जाते हैं। इसी प्रकार अणु मेल को हटाया जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो जब -40 डिग्री होगा, -40 होगा, तब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होता है यानी कि कम होता है? तो ये है 4 डिग्री सेल्सियस। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है? घटती है, बढ़ती है, नहीं बदलती, या फिर पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो इसका जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम जो होगी वो पहले घटेगी, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। ऑप्शन 2 है बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। या ऑप्शन सी है वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन 3 जो है ना वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रेडिएटर के द्वारा जो मोटर गाड़ियां हैं उसको ठंडा किया जाता है। शीतलन तंत्र होता है रेडिएटर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक यानी कि जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वो बढ़ जाता है। क्या होता है? अधिक दाब के कारण यानी कि अधिक प्रेशर के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है।
कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम सेम रहते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के जो तापमान है वो सेम होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का मान -डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। कब? -40 डिग्री पर। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस पर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अधिक दाब लगने पर वो बढ़ जाता है। यही से हम बताया गया है। अधिक दाब पर पानी अत्यधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय घट जाता है क्योंकि जल के अंदर क्वथनांक में उन्नयन के कारण ऐसा सब कुछ जो है वो हो पाता है। खाना शीघ्रतापूर्वक पकता है प्रेशर कुकर के अंदर क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो जब दाब बढ़ता है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को यानी कि क्वथनांक को बढ़ा देता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेम टाइम पर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।